नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है और हमारे साथ, हम लोगों के साथ, सारे टीचर्स के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिशा में, एक सही दिशा में चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब एग्जाम जो ग्रेजुएट लेवल के बच्चे हैं उनका एकदम सामने है। 5 जून से परीक्षा निर्धारित है और उसमें एक दिन, अभी रिसेंट एक नोटिस भी आया कि उसमें एक दिन और बढ़ा दिया गया है। 16 दिन की परीक्षाएं हो गई हैं। तो जब समय बहुत नजदीक आता है तो दिमाग में ये आता है कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। सबसे बड़ी यही एक समस्या है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। आप अगर देखें रेलवे में स्पेशली, तो सिलेबस काफी बड़ा होता है, बहुत सारी चीजें कवर करनी पड़ती हैं और बहुत कम समय में आप चाहते हैं कि रिवीजन भी कर लें। तो जो आपने साल भर, 1.5 साल, 2 साल जो तैयारी करी है, उसको आप लास्ट के 15 दिन में चाहते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से रिवाइज कर लें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, उसी पर यह आधारित एक वीडियो है। इसमें मैं आपको, अगर कुछ देर तक आपने मुझे सुना तो हो सकता है अपना जो एक एक्सपीरियंस है इतने सालों का पढ़ाने का, 11 साल अब हो गए हैं पढ़ाते हुए, साथ ही साथ ये 11 साल का एक्सपीरियंस मुझे अपने से नहीं आया है, आप लोगों द्वारा ही आया है। आप जैसे ही बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जो आप भी होंगे, आपसे पहले बहुत सारे हो गए, उन्होंने मुझे बताया है कि सर हम लोगों ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई जिससे कि हमारा एग्जाम लास्ट समय पे बहुत अच्छा चला गया। और मैं खुद भी परीक्षाएं दिया हुआ हूं, तो मुझे भी आइडिया है कि इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि स्मार्ट स्टडी तो करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके के एग्जाम में उतर रहे हैं। जैसे आप एनटीपीसी की अगर बात करते हैं तो एनटीपीसी एक ऐसे समझिए कि नॉकआउट टूर्नामेंट है। क्रिकेट अगर आप देखते होंगे तो आपने देखा होगा, जैसे वर्ल्ड कप है, तो उसमें आपको बहुत सारी टीमों से खेलना है और एक बार जब आप लीग मैच खेल लेते हैं तो नॉकआउट हो जाता है वो। जैसे क्वार्टर फाइनल में हारे तो बाहर हो गए, सेमीफाइनल में हारे तो बाहर हो गए, फाइनल में हारे तो भी आप बाहर हो गए। इसी तरीके से ये एग्जाम होता है एनटीपीसी का भी। इसमें लेयर है, आपको पहले सीबीटी 1 निकालना पड़ेगा, फिर सीबीटी 2 निकालना पड़ेगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर सीबेट, कुछ पोजीशन के लिए सीबेट है, उस पे आपको क्वालिफाइंग नेचर है उसको निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे कर सकते हैं आप सब कुछ, और ये सब लास्ट में ही होगा ना, एकदम से एक एक करके ही आ जाएंगे तीनों। तो अभी से उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहे ये भी देखना, और कैसे शुरुआत करनी ये भी देखना है। तो जैसे मेरा अभी पैटर्न है पहला कि मुझे सीबीटी 1 पे ध्यान देना होगा, क्योंकि मुझे इससे जीतना है, तब मैं सीबीटी 2 के बारे में सोचूंगा। तो सीबीटी 2 का जो पैटर्न है पेपर का, वो आपके समक्ष मैंने रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रीजनिंग के 30 सवाल आते हैं और हर एक सवाल पे आपको 1 नंबर मिलता है। ये है जब आप सही कर रहे हैं तब। जीके जीए में भी यही है, 40 सवाल के 40 नंबर और मैथमेटिक्स के 30 सवाल के 30 नंबर, यानी 3 सब्जेक्ट है। यानी प्रथम जो आपका चरण है उसमें यही 3 सब्जेक्ट, कहने के लिए 3 सब्जेक्ट हैं, पर ये एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। जीके जीएस ये बहुत बड़ा एरिया है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, रेलवे का आपका जनरल नॉलेज, बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। और इसको इसलिए, और एक दिक्कत और है, 40 सवाल भी कम नहीं है, बढ़ा के रखा हुआ है। यानी इसको हमें अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। इसमें रीजनिंग और मैथ्स का क्या रोल होगा वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका रोल रहेगा, कैसे आप इसकी हेल्प लेके इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। अब आपको 1.5 घंटे दिए जा रहे हैं अगर 100 सवाल के लिए, तो आप यकीन मानिए कि सवाल अच्छे होंगे, क्योंकि जनरली इस 100 सवाल के लिए 60 मिनट ही दिए जाते हैं, आपको 90 मिनट दिया जा रहा है। और एक सबसे बड़ा दर्द है, यह है निगेटिव मार्किंग। जनरली 1/4 होती है, यहां 1/3 है, यानी मोटा आपका नुकसान होगा अगर आपने कोई भी सवाल गलत किया तो। 1/3 निगेटिव मार्किंग बहुत ही परेशान करती है, क्योंकि आप समझिए इस तरीके से कि 0.25 होता तो 4 गलत होता तो 0 पाते, यहां 3 गलत में ही आप 0 हो जाएंगे और माइनस में चले जाएंगे 4 में। तो इसलिए सटीक भी होना है, इसके अलावा समय पर भी होना है, और सवाल चूंकि अच्छे होंगे, 90 मिनट दिया गया है, तो किस तरीके से वो प्रेशर हैंडल करना है वो भी आपको जानना है। तो चलिए थोड़ा सा आपको टिप्स पहले वाले का दे देता हूं, कैसे क्या करना है। सबसे पहले लास्ट 15 डेज में आपको रीजनिंग और क्वांटिटेटिव या फिर मैथ्स कह सकते हैं, इन दोनों सब्जेक्ट का अब कुछ नया नहीं सीखना है। ध्यान दीजिएगा,
रीजनिंग और मैथ्स में अब आप कुछ नया सीखने की कोई कोशिश मत करना, क्योंकि जितना आप सीख चुके हो वही पर्याप्त है, वही प्राप्त है। पर्याप्त और प्राप्त के बीच की लाइनें अब खींच लो, जो प्राप्त वही पर्याप्त। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, अब लास्ट के 15 डेज में आपको जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करना है टाइमर लगा के। क्या लगा के? टाइमर लगा के। अपने सामने घड़ी लगाइए और टाइमर के साथ इन दिए हुए 60 सवालों को, 60 क्वेश्चंस को एटलीस्ट मतलब जितना कम हो सके वो आप 40 से 50 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करो। 40 से 50 मिनट में। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर आपने अपने घर पे इसको 40 से 50 मिनट में सॉल्व कर लिया तो परीक्षा में मैक्सिमम ये 1 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो टाइमर को थोड़ा सा अपने हिसाब से पहले ही से पीछे रखो आप, भाई 40-50 मिनट में मेरा पूरा पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। बात आती है प्रैक्टिस, ये रेगुलर होइए। अगले लास्ट ये 15 डेज जो आपके पास बचे हैं, 10 डेज 15 डेज जो भी अब बच गया है, इस 10 दिन में आपको यही करना है डेली बेसिस पर। नथिंग न्यू, कोई नया चीज मत अब स्टार्ट कर देना जो आपको बिल्कुल कहीं लेके ना जा रहा हो। मैथ रीजनिंग का यही सबसे बड़ा टॉनिक है। एक बात और, इस प्रैक्टिस में क्या ध्यान देना है, हमने स्पीड पे भी ध्यान दिया, इसके अलावा हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, क्योंकि भैया 1/3 है। एक्यूरेसी का मतलब यह होता है कि जो मेरे को 60 सवाल दिए गए हैं, जरूरी नहीं है 30-30 है ना दोनों सब्जेक्ट का, 30 रीजनिंग 30 मैथ्स, तो जरूरी नहीं है कि मुझे 30 सवाल लगाने हैं। मैं 20 ही सवाल लगाऊं, लेकिन ये 20 के 20 क्या हो, एक्यूरेट हो, सही हो। मैं इसमें 15 ही हो सकता है मैथ्स में लगाऊं, लेकिन अभी क्या हो, ये एक्यूरेट हो। पहला दिन से ये शुरुआत होना चाहिए आपका, एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिस। टाइम आगे पीछे थोड़ा होगा चलेगा, ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा, अभी भी 10 दिन में बढ़ सकता है ये। लेकिन अगर एक्यूरेसी पर आप ध्यान नहीं दिए तो कोई आपको फेल होने से नहीं रोक सकता, 100% फेल हो जाइएगा। तो जब भी कोई बच्चा आके कहता है ना सर 100 सवाल में हम 99 को लगा के आए हैं, और बाबू अगला साल का तैयारी कीजिए आप, ये साल नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि असंभव है ये कि आप इतनी स्पीड से इतना एक्यूरेट हो सकें। हाँ, आप कहेंगे सर 90, 85, 80, ठीक है मानता हूं इतना हो जाएगा, क्योंकि 90 मिनट में 90 तक सवाल अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। 100 लगा के आ गए तो ठीक है भाई, आपकी स्पीड एक्यूरेसी आइंस्टीन का ब्रेन है, कोई बात नहीं, हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समझिए रेलवे की एग्जाम हम दे रहे हैं, इसका मतलब हम एक लेवल है हमारा, हम उस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। हम थोड़ी ना हम लोग इसरो का साइंटिस्ट बन गए, हम थोड़ी ना चले गए उधर नासा में, हम लोग एक लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं और उस हिसाब से हमारा पेपर आ रहा है। तो उस हिसाब से हमारा 90, 95, बहुत गया तो 95 तक एक्यूरेसी के साथ जा सकते हो, वो भी एक्सट्रीम आपकी स्टडी होगी तब। 100 में 100 थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ऐसा हमारा बहुत सालों का अनुभव है, जिसने भी 100 लगाया है उसको मैं अगले साल भी पाया हूं क्लास में। मतलब अगर कोई ऐसा है कि अपवाद हो तो वो अलग बात हो जाएगी। तो ये एक चीज है कि एक्यूरेसी विद स्पीड बहुत जरूरी है, इन दोनों का समावेश बनाना, तब जाके मैथ्स रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि ये ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका सबसे ज्यादा मार्क्स गेन हो सकता है, निगेटिव 0 हो सकता है अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन कर ली, क्योंकि आएगा तो सॉल्व होगा, नहीं आएगा तो सॉल्व नहीं होता। ये सॉल्व नहीं होता, जबरदस्ती सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि फॉर्मूला नहीं पता तो सवाल ही नहीं लगा सकते आप। लेकिन फिर भी कुछ लोग आंख बंद करके आंसर देने की कोशिश करते हैं, वो कभी मत करना, बहुत बुरा फंस जाओगे, खासकर रेलवे में। दूसरा, जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस की अगर हम बात करें भाई, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे जीके में अपना करंट अफेयर्स आ गया, इसके बाद स्टैटिक जीके आ गया, इधर जनरल साइंस में, जनरल स्टडीज में आप कह लीजिए आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है ना। उसके बाद दूसरा साइंस है, साइंस में भी 3 हो गया, एकदम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 6 सब्जेक्ट हो गया। इधर आप आएंगे तो आपको रेलवे का भी जीके आपको देखने को मिल जाएगा, तो काफी वास्ट हो जाता है ये। इसको कैसे तैयार करें, तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि थोड़ा सा करंट अफेयर्स ज्यादा रहता है, इसलिए करंट अफेयर्स की एक कंपाइल वीडियो देखिए। जैसे शिवम सर क्या करते हैं, कंपाइल मंथली वीडियो बनाते हैं। क्या होता है,
अभी लास्ट समय में बता रहा हूं, जो लास्ट समय में चलता है ना मंथली वीडियो, वो आप देख लीजिए। पूरे महीने की 6 महीने की 6 बार कंपाइल करके उन्होंने वीकली मंथली वीडियो बनाई होगी शिवम सर ने। वो 6 महीने की, साल भर की, ज्यादा ज्यादा आप तो इतना टाइम नहीं है, 6-7 महीने की आप जरूर देख लो। कंपाइल 1 मंथ का करंट अफेयर्स की वीडियो देखना। हर दिन का देखने जाओगे तो ना हो पाएगा, ठीक है। इसी में से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद आता है स्टैटिक जीके। ये बहुत फिक्स और लिमिटेड है, जैसे रिजर्व्स का नाम, जैसे आपके जो नेशनल पार्क्स हैं उनका नाम, डांस, कैपिटल, कंट्री, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। वैसे तो डांस हो गया, नेशनल पार्क हो गए, कोई रिसेंटली कोई पास्ड अवे हुआ है, मतलब किसी की मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, उस पर प्रश्न आ जाता है। या फिर कोई अभी जैसे बहुत सारे राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिए गए तो पुरस्कारों के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। रेलवे के अभी जीके को स्टैटिक ही कहेंगे, ज्यादा नहीं चेंज होता है। तो अगर प्रीवियस ईयर में से उठाकर सवाल लगा ले जाओगे आप तो आपको हेल्प हो जाएगी। ये हो गया। अब इसका जो है ना, जो भी आपने अब तक नोट्स बनाया है वो नोट्स पर फोकस हो जाइएगा। ये नोट्स लास्ट समय में इनका नोट्स पढ़िए, सिर्फ आप क्या पढ़िए, नोट्स। और नोट्स में भी जब बनाए होंगे ना तो आपको हाईलाइट कराया गया होगा पॉइंट कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे पढ़ना है आपको, इससे क्वेश्चन आते आते हैं, इससे पढ़ लेना। तो नोट्स में ये पहले प्राथमिकता में हो कि जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड नोट्स हैं उनको पढ़िए आप, है ना। और उसके बाद जो बचे हुए हैं जिनका अभी बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर समय बचता है तो उसको पढ़िए। इस तरीके से लास्ट समय में, कम समय में जीके जीएस को आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, और नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा। और हां, इसकी भी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ते जा रहे हैं, कहां इसको इन्वॉल्व करें। तो हम सेट देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, जानेंगे कि आज जो पढ़ा वो कहीं समझ में आ रहा है, मुझे कहीं सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इससे। तो ये जरूरी है कि आप इसका भी टेस्ट देते रहिए, तब तो सीबीटी 1 आपका जो है बहुत अच्छा चला जाएगा। अच्छा 80+ अटेम्प्ट करके आप आ सकते हो। इसके बाद जो दूसरा गेम आएगा वो आएगा सीबीटी 2 का। अब सीबीटी 2 में, सीबीटी 2 कर दीजिए, सीबीटी 2 का जो पैटर्न है उसमें क्या बदलाव आता है। एक मिनट, ये 1 का ही पैटर्न है, हम लगता है 2 पर पहुंचा है, 2 का ही है तो ये 2 का, क्योंकि यहां 50 सवाल आ जाते हैं। अब जब हम 2 की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग के 35 सवाल, 35 नंबर के, मैथ्स के 35 सवाल 35 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल 50 नंबर के। 90 मिनट यहां भी समय दिया जा रहा है। यानी अब सीबीटी 2 में चूंकि एक लेवल का बच्चा पहुंच रहा है तो समय कम करके सवाल को बढ़ा दिया गया। 120 सवाल 90 मिनट। अब यहां पर आपकी स्पीड की एनालिसिस की जा रही है। स्पीड कितनी अच्छी है अब आपकी, ये देखी जा रही है, क्योंकि एक लेवल पे पहुंच गए, सब एक जैसे हैं। तो अब स्पीड प्लस एक्यूरेसी और बढ़ गई। यहां भी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। वही कमोवेश आपको रखना है अपना पैटर्न, बस इसमें बदलाव क्या करना है आपको, और समय मिलेगा, और प्रैक्टिस, और स्पीड, एक्यूरेसी जैसी तैसी, स्पीड बढ़ा देनी है अपनी, बस हो जाएगा काम। इसके बाद आता है कि अगर आप सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो देखिए इसमें लेवल है। लेवल क्या है कि अगर हम जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि सभी को सीबीटी 1 तो देना ही है। इसमें सीबीटी 2 होगा के साथ टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। वैसा ही अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट लेवल 2 है ये। जूनियर टाइम कीपर और ट्रेन्स क्लर्क, इन सबके लिए जो लेवल 2 पे हैं सबके लिए सीबीटी 1 सीबीटी 2। शुरू का 3 के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट है, मतलब जूनियर कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर, ये तीनों के लिए टाइपिंग का टेस्ट होगा। लेकिन कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, खाली सीबीटी 1 सीबीटी 2 बम बम हो गया, निकल गया उसका एग्जाम। वहीं अगर आप कमर्शियल कम टिकट, क्या हो गया, ट्रेन क्लर्क है, माफ कीजिएगा, ट्रेन क्लर्क है ये, तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क को तो लेवल बढ़ जाता है, तो जाहिर सी बात है उसको अलग से अभी और भी कुछ देना पड़ेगा एग्जामिनेशन। खैर ध्यान दीजिएगा, हाँ स्किल टेस्ट उसका भी नहीं होता, लेकिन ट्रेन क्लर्क की बात हो रही है कि उसको भी टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं देना है।
कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो है वो कॉमन सीबीटी 1 होगा। यहां सेपरेट फॉर लेवल 3 पोस्ट के लिए सीबीटी 2 हो रहा है। सेपरेट लेवल 2 के लिए कॉमन होगा सबका, लेकिन यहां सीबीटी 2 इसका सेपरेट होगा लेवल 3 पोस्ट का। इसीलिए इसी तरीके से लेवल 4 का भी, ट्रैफिक असिस्टेंट का भी सीबीटी 1 तो कॉमन होगा, सीबीटी 2 सेपरेट होगा लेवल 4 के लिए, और इसका सीबेट भी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर। गुड गार्ड्स, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, ये जितने भी हैं इन सभी लोगों के लिए कॉमन होगा सीबीटी 2 का टेस्ट और सीबीटी 1 का टेस्ट। ये हो गया आपका लेवल 5, ध्यान देना है। और इनमें सिर्फ आप ध्यान दें तो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं है, बाकी 3 का है, और नीचे सीनियर टाइम कीपर का भी टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं है। बाकी जहां जहां टाइपिस्ट वर्ड लग गया वहां टाइपिंग है भैया। नेक्स्ट लास्ट में आते हैं कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। टाइम कीपर के लिए है, कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं है, ये तीनों के लिए, टाइम कीपर के लिए भी है। कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर छठा जो लेवल है और सबसे क्रीमी लेयर है, उनका सीबीटी 1 सीबीटी 2 होगा। साथ ही साथ कमर्शियल अप्रेंटिस को सीबेट नहीं देना है, लेकिन जो हमारे स्टेशन मास्टर पोजीशन पर लोग जाएंगे उनको सीबेट देना है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है अभी से पहले ही, ये वर्ल्ड कप में जाने से पहले ही टीम को जान लेना है कि मेरी टीम कौन सी है और मेरी लड़ाई किस किस से होने जा रही है, ये पहले क्लियर हो जाना चाहिए। इसलिए पूरा प्रोसेस एक बार यहां पर हमने बना के दे दिया है आपको। तो अभी पहली जो लड़ाई है वो है आपकी एक्यूरेसी और स्पीड की सीबीटी 1 में सभी लोगों के लिए। इसलिए ध्यानपूर्वक अच्छे से आप अभी जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो स्पीड और एक्यूरेसी पर ही ध्यान देंगे, पहले एक्यूरेसी पर बाद में स्पीड पर। अभी भी इतना समय है कि आप एक्यूरेसी अच्छा रखते हैं तो स्पीड बढ़ सकती है। अगर आपने 1.5 घंटे 2 घंटे की प्रैक्टिस डेली जारी रखी है तो उसको 3 घंटे 4 घंटे करके किया जा सकता है। ये थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा और अच्छी स्पीड बढ़ते चली जाएगी। लेकिन कुछ भी नया नहीं करना है, जो अब तक आपका टाइम टेबल चला है उसी टाइम टेबल के हिसाब से ही तैयारी करनी है। कोई भी नए चीज को अब मत पकड़िएगा, क्योंकि वो आपके लिए घातक हो सकता है। अगर समझ में नहीं आया तो आपको परेशान कर सकता है, डिमोटिवेट कर सकता है। इसीलिए लास्ट के समय पर मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। और अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये समय जो है इतना भयानक समय है कि गर्मी प्रचंड रहेगी, आप लोगों को अलग अलग राज्यों में शहरों में जाना पड़ेगा, तो जितना ज्यादा हो सके अपने आप को धूप से बचाने की कोशिश कीजिएगा। खूब ढेर सारा पानी पीते रहिए जहां भी बैठे हैं आप, जहां भी पढ़ रहे हैं, जहां से भी तैयारी कर रहे हैं। भारत के बहुत सारे कोनों में एकदम बहुत खतरनाक तरीके से गर्मी पड़ रही है। नहीं चाहता मैं कि अंत के समय पर आप ऐसा बीमार पड़ जाएं कि आप सेंटर तक ही ना पहुंच पाए। ये कोई नहीं चाहता, मैं तो टचवुड ना हो ये किसी के साथ। इसलिए ये संदेश है कि भाई देखिए, मेंटली तो हम बहुत स्ट्रांग हैं, फिजिकली भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। पेपर देने जाना होता है, ऐसे ही दिमाग नहीं पहुंचेगा वहां पर। इसलिए अपने आप को जितना ज्यादा हो सके सेफ रखिए, ज्यादा हाइड्रेट रखिए, खूब ढेर सारा पानी पीते रहिए, चाय कॉफी इत्यादि का जितना कम हो सेवन करिए। बहुत ही मुश्किल है पर ये करना पड़ेगा अभी, ताकि आप सब लोग एग्जामिनेशन के दिन फिट एंड फाइन पहुंचे वहां पर। और पहले पहुंचना है सेंटर पे, थोड़ा दिमाग ठंडा करके रहना है, नहीं तो एग्जाम में तो तपती 40-45 डिग्री की धूप में पहुंचेंगे और आपको समय नहीं मिला आराम करने का, तो दिमाग 10 मिनट तक बिल्कुल बेचैन रहेगा। आप बिल्कुल एग्जाम में कम एफर्ट नहीं लगा पाएंगे। यकीन मानिए, जो सेंटर पे 20 मिनट 30 मिनट पहले 40 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, उनका पहले मिनट से एग्जाम में फोकस होता है। और जो ऐसे भाग के आते हैं, ऐसे भाग के घुसते हैं ना, जहां एडमिट कार्ड, वहां आधार कार्ड, यहाँ कहाँ गया, पेपर कहाँ चला गया, वो अगला 5-10 मिनट सिस्टम के सामने बैठने के बाद भी उनको नहीं समझ में आता कि उनको करना क्या है। अभी
वो तुरंत नहीं इन्वॉल्व हो सकते। वैसे दिमाग बना ही नहीं है हमारा कि एक से दूसरे पर तुरंत स्विच हो जाए। ऐसा नहीं होते हम इंडियंस कि हमारा दिमाग तुरंत फोकस इधर से वहां हटा ले, कुछ देर लग जाता है। इसलिए थोड़ा पहले पहुंचिए, शांत दिमाग से जाइए और पेपर को दीजिए। ये टिप्स बहुत काम आएंगे। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हेल्प करेगी। जय हिंद।